तो शुरू करते हैं। हम ये कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे को रिव्यू करने की। आप लोगों ने इसे पढ़ा? इतना टाइम निकाल पाए रिवाइज करने के लिए? हाँ जी, हेलो। यस सर। सर बजट पढ़ लिया। और ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा? नो सर। इससे क्या होगा? तो बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही पढ़ने हैं। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा पेज भी नहीं है, 10 पेज है। अगर ये कंसाइज वाला इसमें नोट्स में देखोगे तो कुल 10 पेज है। तो गलत बात है। देखो, अपने से मेहनत तो आपको करनी करनी है। इसको एग्री करते हो या नहीं? या यस मुझे सर। हाँ, आप लोगों को अपने हिस्से की मेहनत तो करनी करनी, मेरे करने से तो नहीं होगा। आपको अपना काम करना ही होगा। मैंने बोला भी थोड़ा, मेरे ख्याल से पीछे हमारे पास हफ्ते भर का समय था। ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद आज हम क्लास कर रहे हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि हमारे अभी देश की इकोनॉमी की स्थिति है क्या। ठीक है, टोटल ग्रोथ रेट ये विजिबल है या इसको बड़ा किया जाए? सर बड़ा कर दीजिए। अभी ठीक है? यस सर। कहाँ तक हमने कर लिया था? फिजिकल डेवलपमेंट हमने शायद नहीं शुरू किया होगा। हमने यहाँ तक शायद कर लिया था। फिजिकल डेवलपमेंट से आगे हम बढ़ना चाह रहे थे। हमारे देश का ग्रोथ रेट कितना है? कितना 2021 के लिए कितना एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है? सब साफ हो गया क्या? 9.2 सर 8 पॉइंट कुछ। 9.2%। ये सब याद रखो। एग्रीकल्चर का 3.8 या 3.9% था, शायद 9 था। बाकी सेक्टर्स में भी, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई। या 3.6% था। ये बाकी दोनों नेगेटिव वाले थे। ये सब हमने पढ़ा था ना। हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट किस तरफ जा रहा है, नहीं याद? इतनी पुरानी बात भी नहीं हुई। हमने ग्राफ से काफी समय लगा के उसे समझने की कोशिश की थी। क्यों जी? चंद्रा, ऐसा क्यों है? यस सर। क्यों हमें याद नहीं है? दीपक, यस सर। कितना ग्रोथ रेट है? एग्रीकल्चर का पिछले वर्ष कितना रहा? सैफ, यस सर क्वेश्चन रिकॉल कर दीजिए सर। मैं यस सर, पूछता हूँ, क्वेश्चन सर पिछले रिकॉल वर्ष, कर दीजिए, सुनिए ना। पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा और इस साल कितना रहा? नहीं,
नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। साक्षी, दिस इज बैड। सर वो सर पिछले बार तो -8.0 एनुअल था। और इस वर्ष सर इस वर्ष तो 7.8 पर सर सर 8.6% 7.8 सर अभी सर 7.8 है सर। 7.8 कहाँ है भाई? सर 9.2 इस पिछले वर्ष था इस और वर्ष 8.6 इस वर्ष estimate किया। नहीं सर वो प्रोजेक्टेड है सर 9.2% सर प्रोजेक्टेड। वो उतना मतलब वो प्रोजेक्ट किया है यार 2022। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे? आपके पास टाइम है। अगर आप सारी चीजें छोड़ेंगे, हफ्ते भर, देखो हफ्ते भर बाद हम ये क्लास कर रहे हैं। कुल जो है इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में कितने पेज हैं? इसमें कुल कितने पेज हैं? बजट में कुल कितने पेज हैं? अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिना सर उसमें 15 है। उसमें 15 और इसमें 10 पेज। समरी है सर हाँ, 15। मैं तो समरी याद करने की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप मिस कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप उसके बावजूद भी ये सोच रहे हैं कि आप इनको भी नहीं पढ़ेंगे और फिर कुछ और उम्मीद रखेंगे, तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि आप होपलेस है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। रियली मतलब मैं सर कहना चाहूँगा कि रियली आप लोग ना क्लास करें तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से क्या फायदा आप कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर उतना ही है सर। अभी चेंज चेक किए हैं तो उतना ही दिखा रहा है सर। कितना दिखा रहा है? तुम पिछले वर्ष कितना बताया तुमने? सर -8.0 सर उतना। ये अभी नंबर दिखा है अभी क्या सर? ये नंबर पढ़ो तो। ये गलत नंबर है। एक मिनट सर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरे पास। सर ये एस्टिमेटेड ग्रोथ 9 सर ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है सर 2022 से 23 के मतलब। यार इंग्लिश पढ़ना सीखो, ठीक है? और तुम ये भी नहीं पढ़ पा रहे यहाँ पे, subsequent to a contraction of 7.3% in 2021। जी सर। और इसकी हिंदी में भी कॉपी है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो उसका कोई मैं इलाज नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे, और ये गलती आप बिल्कुल नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये सर बड़े नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने उसे पढ़ा नहीं है। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप इसे भूल जाए। थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री भूल सकते हैं, पर 0/0 नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर तो दुख की बात है ना। खाली चाहने से कोई चीज नहीं मिलती है जिंदगी में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मैं बार बार आपको दोहराते रहता हूँ कि अगर आपको ये गलतफहमी है, किसी को भी ये गलतफहमी है कि वो 1 घंटे क्लास करके दिन में कुछ जिंदगी में हासिल कर लेगा, तो ये गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं है। क्लास का काम केवल आपको गाइड करना है, आपको केवल दिशा बताना है। कहीं कोई चीज जो बेसिक चीजें हैं नहीं समझ आती हैं, जीडीपी कंसेप्ट नहीं समझ आता है, तो मैं आपको जीडीपी का कंसेप्ट समझा सकता हूँ, पर आपको ये नंबर्स नहीं रटा सकता हूँ। वो रटने का काम तो आपने करना ही होगा। आपको जो भी हम बता रहे हैं उसको दोबारा से रिवाइज तो आपको ही करना होगा। मेरे करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने नहीं देना एग्जाम, मेरे को जब देना था मैं दे चुका। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि आप कुछ रिजल्ट निकालें, कुछ अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में, तो आपको फिर मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आप इतने व्यस्त हैं कि एक हफ्ते में 25 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर मुझे कहना होगा कि आप बेकार फिर समय खराब कर रहे हैं। जो 1 घंटा भी आप टाइम वेस्ट करते हैं वो भी ना करें, अपना कुछ और मनोरंजन का कार्यक्रम करें, जो बाद में होगा देखना फिर उसके बाद।
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये बहुत बेसिक फैक्ट है, जीडीपी तो बहुत बेसिक ग्रॉस फैक्ट है, सवाल तो इतना आसान आएगा भी नहीं। तो बहुत पहली लाइन, पहला शब्द देखो इस पूरे नोट में, इवन इसमें ये जो ओरिजिनल पेज है, इस दोनों के अंदर जो पहली चीज जहां से ये शुरू करता है वो यही है कि भैया कितना हमारा जीडीपी रहा। तो इतना तो आप सभी को पता है कि जीडीपी, देखो यहाँ भी जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां भी सबसे पहली चीज यही लिखी गई है। उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब व्यर्थ है तो फिर तो मुझे दुख है। अगर इसका भी चैप्टर आप पहला पढ़ते हैं तो पहली लाइन में यही सब जो है 9.2% ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर का कितना ग्रोथ रेट है, यही सब दिया हुआ है। यहाँ भी अगर इस समरी को देखें तो पहला पेज, पहली लाइन यही है और कुछ नहीं है। और अगर हम वो भी नहीं पढ़ पाए हैं और कोई नहीं पढ़ पाया, एक दो की बात होती है तो चलो कोई नहीं, कुछ कभी किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, और अभी समस्या सामूहिक है। आप ब्लिसफुली इग्नोरेंट है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात समझा समझा कर थक रहा हूं। अगर आप ये कोई भी ये सोचते हो कि आप 1 घंटे से हम क्लास करते हैं, अगर या तो आप घर में अपने बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने आप को, ये ध्यान रखिएगा। हम जब किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो या तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना देंगे, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। आप ये सोचेंगे, सबको कहते रहेंगे कि जी हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लोग सोचेंगे भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इससे ज़्यादा बड़ा पागलपन कुछ नहीं है। इस पागलपन से बाहर निकलिए। जो थोड़ा आज आपको सीरियसली ले रहे हैं, कल वही लोग आपको मजाक उड़ाएंगे अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं करेंगे तो। कि भाई अच्छा तुम तो आईएएस की तैयारी करते थे, क्या हुआ भाई? आज हो सकता है वो आपको थोड़े से रिस्पेक्ट से देखें, और कल वही लोग आपका उपहास करेंगे तो आपको बड़ा दुख लगेगा। संजीदगी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सीरियसनेस, फोकस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी। मैं बार बार यही शब्द दोहराता रहता हूँ। अभी तक इतने दिन में आपको भी समझ आ गया होगा, इसमें पढ़ने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आप नई चीज नहीं सीख रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई नया बात आपको समझ आ रही है, सब लिखा हुआ है। बस जो पढ़ते रहेगा, करते रहेगा, वही कर जाएगा। खैर ध्यान रखिए, बस मैं तो यही आप लोगों के लिए कामना कर सकता हूँ। ठीक है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो 21-22 कौन सा वर्ष है? जिस वर्ष में हम अभी चल रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम चल रहे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को इस साल, अभी क्योंकि बजट महीना साल खत्म होने से करीब 2 महीने पहले, इस समय बजट 1 फरवरी को आ जाता है, 1 फेब को ये बजट आ जाता है। तो इस 1 फेब से करीब 2 महीना पहले साल खत्म होने से, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को खत्म होगा, उसके 2 महीना पहले बजट आ जाता है। तो बजट में लगभग एक एस्टिमेट दिया जाता है कि 21-22 में हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बता रहा है, इसमें छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है ये 9.3% हो जाए, हो सकता है 9.1% हो जाए, पर क्योंकि मेजर साल का 10 महीना इस समय तक गुजर चुका होता है, तो इसमें बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है। तो 21-22 के अंतर्गत जो एडवांस एस्टीमेट है उनके तहत लगभग हमारी ग्रोथ रेट 9.2% होने वाली है, जो कि लार्जली करेक्ट रहती है, क्योंकि अब साल का मेजर हिस्सा 80-90% हिस्सा बीत चुका है। तो यहाँ से बदलाव की बहुत गुंजाइश नहीं रहती है। तो पहली बात, हमारा जो ग्रोथ रेट है, अगर आपसे कोई पूछेगा 21-22 का ग्रोथ रेट क्या रहा, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हमारा ग्रोथ 9.2% रहा। पिछले वर्ष, क्योंकि हमेशा हमें पीछे से कंपेयर करना चाहिए, हो सकता है हमारे इस साल पिछले वर्ष से बहुत अच्छे नंबर आ गए हों, परंतु क्योंकि हमारे पिछले वर्ष बहुत खराब नंबर आए थे, तो हमारे ग्रोथ का स्वाभाविक रूप से बढ़ जाना संभव है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से हमारे 50 रुपए कम हो गए, ठीक है,
तो 50 रुपए का हमें पिछले वर्ष नुकसान हुआ और इस साल हमें 50 रुपए का फायदा होके वापस हम 100 रुपए पे आ गए। तो ये जो एक्चुअली में हम पिछले वर्ष पर चले जाएं तो हम 100 रुपए के 100 रुपए ही कमा रहे हैं, परंतु अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो हम 100% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये एक डेविएशन होता है, तो इसमें कंपैरिजन करना बहुत फेयर नहीं है। तो ये 9.2% कोई खुश होने वाला फिगर नहीं है, क्योंकि ये फिगर केवल ये बतला रहा है कि हम लगभग 2019-20 के आसपास पहुंच चुके हैं। पर फिर भी अगर आंकड़े के तौर पर बात करें तो हमारा ग्रोथ रेट 9.2% हो चुका है। पिछले वर्ष उससे यानी कि 2020-21 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो -7.3% था। कितना था? -7.3। अब काइंडली सभी लोग नोट करते जाइए और एक एक चीज को लिखते जाइए और याद करते जाइए। मैं बार बार नहीं दोहरा पाऊंगा और आप लोग भी इतना समय नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहे, आपको बहुत सारे विषय पढ़ने। अच्छा, इसके बाद अगले साल के लिए अब एस्टिमेट की कोई बात कर रहा था कि एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट नहीं है। दिस इज नॉट एस्टिमेट, दिस इज जस्ट एडवांस एस्टिमेट, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें 10 महीने की पिक्चर पता है, 12 में से 10 महीने की पिक्चर पता है। तो ऐसा नहीं होता आमतौर में कि इन 2 महीनों में कुछ ऐसा भयंकर हो जाए। तो जो एक ट्रेजेक्ट्री चल रही है वो ट्रेजेक्ट्री पर चलते रहेंगे। तो हमारी ग्रोथ रेट 9.2% हो सकता है, 9.3% या हो सकता है 9.1% हो जाए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। और 2020-21 में तो हमारी 7.3% -7.3% ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। ठीक, अगले वर्ष के लिए हमारी जो आंकड़ा है वो कहता है कि लगभग हम 8 से 8.5% ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे 22-23 में। यानी कि जो वर्ष 22-23 जब मैं बोल रहा हूँ क्या मतलब है? आने वाला सितंबर, आने वाला कब से शुरू होगा? कितनी तारीख से? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच के लिए, ऐसा हमारा मानना है, हमारी कोशिश रहेगी। ये कोशिश है, दिस इज नॉट, दिस इज प्रोजेक्शन। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली शब्द है, ये प्रोजेक्शन है कि ये हम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जिसको हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है ये 8.5 का हो सकता है, 12 भी हो जाए और हो सकता है ये 4 भी रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अभी समय आने वाला है। अभी ये 1 अप्रैल आने में अभी भी करीब 1.5 महीने का समय बाकी है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% हो सकती है, ऐसा प्रोजेक्शन है। दिस इज प्रोजेक्शन, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एस्टिमेट जो है, एस्टिमेट इसलिए है कि अभी 2 महीने, क्योंकि 1 तारीख को निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया था, तो या इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया था। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे के पास कब तक का आंकड़ा होगा? अधिक से अधिक ये वाला वर्ष 21-22 वाला वर्ष कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2021 में ये वर्ष शुरू हुआ था और 31 मार्च 2022 तक ये वर्ष चलेगा। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च तक चलेगा और 1 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। तो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के पास अगर बहुत अच्छे से काम किया होगा तो भी कब तक का डाटा रहा होगा? 10 months, 31 जनवरी तक का। ठीक है ना भाई? अगर उसने लास्ट रात का भी, उससे 1 रात पहले का भी डाटा इकट्ठा कर लिया होगा तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जनवरी 2022 तक का ही उसके पास डाटा होगा, क्योंकि वो महीने बीत चुके हैं। पर अभी 2 महीने बचे हुए हैं, वो है फरवरी का महीना और मार्च का महीना। इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, यानी कि 10 महीने का तो हमें पता है, आगे का हमने कुछ एस्टिमेशन कर लिया है कि अगले 2 महीने में भी अगर इसी गति से हम बढ़ते रहेंगे तो लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? हमारी गाड़ी इस समय 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो हम 80 किलोमीटर उसको कैलकुलेट करेंगे तो अगले 2 महीने में हम इतनी दूरी और पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा एस्टिमेशन है।
ठीक, तो ये लगभग इसको हम फैक्चुअली मान सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट 9.2% होगा। पिछले साल -7.3% था। आने वाले वर्ष में हम उम्मीद रखते हैं कि 8 से 8.5% तक हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो हमने एक ये मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ा था। ठीक है, अब आने वाले समय में इन इकोनॉमिकली जो निर्मला सीतारमण हमारे एफएम के जरिए से क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन्फेक्शन है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ये अब इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। पहली चीज तो कही इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है? किस इन्फेक्शन की बात हो रही है? रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, ये कोरोना की बात हो रही है। कोरोना का इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमारे देश के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोरोना इन्फेक्शन, नो डाउट, कोई इसमें वो नहीं है। दूसरी बात उसने कही कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। व्हाट इज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन? सर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ये है कि लोग अब बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो जो भी चीजें इसेंशियल चीजें हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच ही नहीं रही है, तो ये सप्लाई चेन टूट रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। अगर इसकी भी बात करें, मतलब सारी चीजें की बात करें तो नहीं हो पा रही, नहीं पहुंच पा रही। करेक्ट, ठीक। लगभग तो सप्लाई चेन, और इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो लोकल तो है ही है, पर ग्लोबल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। कैसे? लोग देश अलग अलग समय पे लॉकडाउन्स लगा रहे हैं, तो इसके कारण हवाई जहाज भी बंद हो जा रहे हैं, पानी के जहाज भी नहीं आ पा रहे हैं, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। हमारे को कोई चीज बनानी है, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल हमें चाहिए, कोई मशीन चाहिए, तो वो हमारे को नहीं मिल रही है। या हमारे पास फिनिश्ड गुड्स बने हुए हैं, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। या जो शिपिंग की कॉस्ट है, हमने पहले बात की ना, शिपिंग की, इंटरनेशनल शिपिंग की कॉस्ट इस टाइम ऑल टाइम हाई पर है। इसके ऊपर आप लोग जरूर पढ़िएगा कि शिपिंग की कॉस्ट ऑल टाइम इस टाइम ग्लोबल शिपिंग की कीमत कितनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं है? ग्लोबल शिपिंग की क्या स्थिति है यस आज के समय में? हमने चर्चा की थी 10 लाख या कुछ ऐसे है बोल रहे। किसी, मैंने भी पहले ये आंकड़ा पहले भी दिया था, किसी को याद है? अगर प्री पेंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तो ग्लोबल शिपिंग की कॉस्ट 8 से 10 गुना, मतलब पिछले 2 सालों में 2020 से पहले जब कोरोना नहीं आया था और अब तक करीब 8 से 10 गुना कीमत बढ़ चुकी है। जिस चीज को मंगाने के लिए, जिस कंटेनर को मंगाने के लिए $1000 खर्च होते थे, आज उस सामान को मंगाने के लिए 8000 से $10,000 खर्च हो रहे हैं। तो इससे क्या सीधा फर्क पड़ेगा? इससे जो भी सामान मंगाया जा रहा है या सामान भेजा जा रहा है, दोनों ही महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, दोनों साइड से महंगा हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने, देश के सामने है इन्फेक्शन के बाद, वो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का, और विशेष रूप से लोकल सप्लाई चेन तो है ही, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। और तीसरा बड़ा खतरा हमारे साथ, चैलेंज जो हमारे सामने है, वो है इन्फ्लेशन का। पीछे के समय में, कुछ समय में हम बहुत तेजी से देख रहे हैं मुद्रास्फीति की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसी को आंकड़ा याद है कितनी तेजी से बढ़ी है इन्फ्लेशन? इस बजट में भी उसका रेफरेंस है, हमने चर्चा भी की है उस पर। सीपीआई किस रेट से बढ़ा है? व्हाट इज सीपीआई, पहले तो ये बताओ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें कितनी तेजी से बढ़ा है पिछले वर्ष में? ये हमने बात की थी सर 7.0%। 6 पॉइंट समथिंग परसेंट, 6.8%। 6.3% सर। हाँ, 6.3%। तो इतना हमारा कंज्यूम, तब हमने ये भी कहा था कि इट इज विद इन दी एक्सेप्टेबल लिमिट। ये भी बोला था ना हमने, ये भी कहा था कि ये यस एक्सेप्टेबल यस। लिमिट है। व्हाट डज इट मीन? कि ठीक है, हमें पता है कि भाई अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ वो करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड।
तो हमारा जो ग्रोथ है वो एक्सेप्टेबल, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, बट क्योंकि हम ये मानते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन एक नेसेसरी इविल है। इन्फ्लेशन एक नेसेसरी इविल क्यों है? क्या हम चाहेंगे कि महंगाई बढ़े देश में? यस नो सर, एक सर, हद तक लेकिन तो ये जीडीपी में तो महंगाई का भी तो कुछ रोल होता है सर। हाँ हाँ होता है, पर क्यों, मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि महंगाई क्यों चाहते हैं दीपक हम भैया कि महंगाई बढ़ जाए, तो दुनिया तो परेशान है और तुम कह रहे हो कि महंगाई बढ़ जाए, एक क्यों हद चाहते तक हो भैया? बढ़ेगी तो लोगों के पास सर मनी सप्लाई होगी, तो लोगों के पास पैसे होंगे जिससे वो अपने जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे। तो न चाहते हुए भी महंगाई तो होगी, अगर मनी सप्लाई होगा तो महंगाई होगी। हम्म। तो इसलिए महंगाई भी एक लिमिट तक जरूरी है। देखो, हम लोग जिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, किस वाले मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनाते हैं हमने? कीन्स। कीन्स, और उसका बेसिक कंसेप्ट है एक्सपेंशन। ठीक है, कि आप एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशनरी ग्रोथ, तो आप अपनी इकोनॉमी में एक्सपेंशन करते हो, उस एक्सपेंशन के लिए आप मनी सप्लाई इन्फ्यूज करते हो। देश, सरकार पैसा इवन उधार भी लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तमाम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, देश के अंदर एक्सपेंशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, पर साथ के साथ मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है, हम पैसे की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। जो ये एक्सपेंशनरी मॉडल ऑफ ग्रोथ है, इसमें हमें पैसे का निवेश करना होता है, और जब पैसे का निवेश मतलब मनी सप्लाई बढ़ाई, अब जब मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो उसका सीधा सा रिजल्ट आएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, या जिसे हम सरल भाषा में हिंदी में बोलें कि महंगाई हो गई। तो मनी सप्लाई जब हम बढ़ा रहे हैं तब एक्सपेंशनरी ग्रोथ में ये निश्चित है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। परंतु हमारा ऑब्जेक्टिव तो, यानी कि एक तरीके से हम खुद कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि होगा ही होगा, जबकि हम हालांकि ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, परंतु हमें ये भी सच्चाई पता है, अगर हम एक रियलिस्टिक पर्सन हैं तो हमें ये भी पता है कि भाई ये तो होगा ही, अगर हम एक बेसिक इकोनॉमी को समझेंगे तो ऐसा तो होगा ही। परंतु हम ये मानते हैं कि भाई अगर मुझे 8-9% ग्रोथ चाहिए तो मुझे 3-4-5% तक का इन्फ्लेशन भी झटका खाना पड़ेगा। अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे इतना अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है सेक्रीफाइस कौन करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं जीवन की आनंद लूं, मजे लूं, घूमूं फिरूं, पर फिर भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सेक्रीफाइस? बेहतर तो भविष्य बड़ा के लिए, एक्सपेक्टेशन है सर कुछ करना। बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हो ना। तो ऐसे ही बेहतर भविष्य के लिए हमें कुछ हद तक ये मुद्रास्फीति का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है यार, इतना हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है, अगर हमारी इकोनॉमी ऐसे ग्रोथ करती रहे तो। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 6.3% इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है। परंतु एक और नंबर उसी दिन मैंने आपको बोला था सीपीआई के अलावा, वो था डब्ल्यूपीआई का। What is WPI? होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है इस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स? 7.2%. 9.55%। डबल सर डिजिट में जा रहा सर सर डबल 9.55%। है, डबल डिजिट में जा रहा है, ऐसा वो जो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो डबल डिजिट में जा रहा है। और डबल डिजिट, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? सीपीआई भी बढ़ेगा। सीपीआई भी बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई बढ़ने से डब्ल्यूपीआई नहीं बढ़ेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि जो रिटेलर है वो सामान कहाँ से खरीदेगा? होलसेलर से खरीद के लाएगा। अब जब होलसेलर ही उसे महंगा करके देगा तो वो उसे 10 रुपया बढ़ा के दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो 10 रुपया आगे तो, या 10 क्या, वो भी 15 रुपया बढ़ा कर लेगा। तो जो डब्ल्यूपीआई होता है वो कन्वर्ट होती है सीपीआई में, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देगा। तो तीसरा बड़ा चैलेंज जो हमारी इकोनॉमी को है वो है इन्फ्लेशन का। तो तीन बड़े
चैलेंज इस समय हमारे देश के सामने है, और ये सप्लाई चेन डिसरप्शन वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलिए, किसी ना किसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको आएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ग्लोबल शिपिंग का जो क्राइसिस चल रहा है, आप 101% मान के चलिए यू विल हैव सम क्वेश्चन ऑन दिस सप्लाई चेन डिसरप्शन का। क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता नहीं सकता हूँ, पर ये जरूर बता सकता हूँ इसमें से जरूर आएगा। सो यू शुड बी वेरी थॉरो कि व्हाट इज दिस ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। मेंस में भी आएगा और प्री में भी आई बिलीव कि आना चाहिए, किसी न किसी में तो 100% आएगा, दोनों में से। तो अगर आप चाहते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपको एक क्वेश्चन फेस करना है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और सीधे सीधे नंबर है, एरिया में आपको बता दे रहा हूँ कि इस एरिया में से 100% क्वेश्चन आएगा। तो बी थॉरो विद दिस इशू। नहीं समझ आता आप दोबारा पूछो, बट बी प्रिपेयर्ड विद दैट, ठीक है। ओके अब हमने सेकंड इन जो हमारा वेव रहा उसमें किस तरीके से सिचुएशंस को डील किया, कैसे हमने सेकंड वेव में इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सहन करने के लिए काम किया। सबसे पहला कि हमने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया। नंबर 1 काम क्या किया हमने, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो हमारा पूंजी निवेश है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको बढ़ाया हमने। फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर्ड अप्रोच, इस पर भी तैयार रहिएगा कि व्हाट आर दीज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, व्हाट इज दिस एजाइल फ्रेमवर्क, यू शुड एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन ऑन फ्रॉम दिस, ठीक है। हम आपको नहीं समझ आएगा, आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ये एजाइल फ्रेमवर्क क्या है, 80 जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या है, बट मार्केट, ठीक है, इसको कहीं लिख लो कि ये मेरे को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग को देखो, मैं एक बात आप लोगों को कहूँगा कि अभी आपके पास जो अपना समय है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, एक फ्लिप साइड ये होता है कि अगर आप अपने एंथुजियाज्म को जज करोगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 5 अगस्त के आसपास ये क्लास करना शुरू किया था, बहुत सारे लोगों ने। बट इफ यू रिकलेक्ट योर सेल्फ कि आज 17 फरवरी को आपका एंथुजियाज्म लेवल क्या है, कितना है आज एंथुजियाज्म लेवल, क्या सेम है, क्या बढ़ गया है या घट गया है? सर बढ़ गया मॉडरेट सर। है। सर बढ़ सेम गया है, सर। बढ़ गया है या घट गया है? सर बढ़ कितने गया लोग सर। हैं जो सर मानते हैं कि मेरा एंथुजियाज्म लेवल बढ़ गया है, एनर्जी लेवल बढ़ सर गया? मॉडरेट है सर, सर बड़ा सर बड़ा नहीं। अच्छा, वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आप लोगों का मोटिवेशन घट लेवल गया है सर, 100% डिक्रीज हुआ होगा, 100% डिक्रीज हुआ होगा। मतलब ठीक है, हम अपने आप को कहने के लिए कह देते हैं, पर जिस दिन जो उत्साह आपके अंदर 5 अगस्त को जब पहली आपने क्लास किया होगा, जो उत्साह उस दिन आपके अंदर रहा होगा, आपका आइडिया जिस तरीके से घूम रहे होगा, हाँ हम ये कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो अब नहीं हो रहा होगा। मतलब कम होता है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जब भी हम कोई चीज नई देखते हैं, किसी नई चीज की तरफ जाते हैं, हमारा एंथुजियाज्म ज्यादा होता है और समय के साथ साथ वो धीरे धीरे कम होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बट यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए कि ये एंथुजियाज्म धीरे धीरे अगर लगातार बढ़ेगा जून 22 तक, तभी आप रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये एंथुजियाज्म धीरे धीरे घटते जा रहा है, जैसा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी देखिए, क्लास की स्ट्रेंथ भी आपको यही चीज बता देगी। दूसरे शब्दों में क्लास की स्ट्रेंथ उस समय पर कितनी होगी, 150-200 बच्चे होंगे, अभी धीरे धीरे घटते जाएंगे। क्यों घट जाते हैं ये बच्चे? ग्रेजुअली बच्चे क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उनका एंथुजियाज्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शुरू में सबको शौक होता है, मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से अनुभव है, सबको बहुत शौक होता है, सब बहुत हाँ सर, ये सर, और बहुत अच्छी अच्छी चीज। बट एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंसान एनर्जी खर्च करने में बड़ा कंजूस होता है, तो फिर हम नहीं खर्च करते। बट मैं यही कहूंगा कि देखो, अगर आपको पास होना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इनटू दिस, तो काइंडली मेक अ गुड यूज ऑफ इट। तो अपने एंथुजियाज्म को बढ़ाओ। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है,
आपको ज्यादा से ज्यादा सीरियस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, ये बोला है, वो बोला है, सर ने ये बताया है। काइंडली डू दैट। यस सर। जैसे बच्चे पास करोगे ये ध्यान रखना, कोई ऐसा आसमान से उतरने वाला बच्चा नहीं पास करेगा। बस एक ही अंतर रहता है, एक मेहनत करते रहता है, एक बैठ के तसल्ली से बैठ जाता है, अरे छोड़ो यार ठीक है आराम से काटो, जिंदगी कट रही है, ठीक है। सबको बोल दिया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब सिविल सर्विस का एग्जाम तो मुश्किल होता है तो समय तो लगेगा, ठीक है। ये कुछ सच्चाई तो है ही इस बात में, परंतु अपना तो बेस्ट देने की कोशिश करो ना। तो आप लोग ये तीसरी चीज ये पढ़ लोगे, तीसरी टॉपिक मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। शिपिंग मैंने बोला है, एजाइल फ्रेमवर्क बोला है, फिर इसके बाद ये 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ये क्या है, ये आप मुझे पढ़ के बताओगे। और कोई बच्चा, चंद्रा आप इन नोट कर लो, कल की मुझे फिर आप लोग याद दिलाओगे कि सर ये टॉपिक हम डिस्कस करने थे, अब मुझे कल आप लोग पढ़ाओगे। और हर एक से मैं एक एक टॉपिक एक्सपेक्ट करूंगा। जैसे अभी तक 3 टॉपिक हो चुके हैं, क्लास के एंड तक जितने हो जाएंगे, 5 हो 7 हो, आप में से एक एक बच्चा बोलेगा, मैं नाम लूंगा कि भाई आप बताओ एजाइल फ्रेमवर्क क्या होता है, आप बताओ 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कौन से हैं, आप बताओ शिपिंग क्राइसिस क्या है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू जो क्लास कर रहे हैं, कम प्रिपेयर्ड विद दीज टॉपिक्स, ठीक है, ताकि आपको क्लास में एम्बेरस ना होना पड़े कि नाम लेकर बोला जा रहा है, फिर आपको लगेगा करे सर तो नाम लेके पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए बेसिक इंडिकेटर। उसमें अब उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स की सेक्टोरल ग्रोथ की अगर हम बात करें, कौन कौन से सेक्टर्स हैं? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शियरी। मतलब एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एलाइड सेक्टर। मतलब जयवीर सिंह आप बताइए भाई, सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या हुआ? जयवीर सिंह है यहाँ पर? पता नहीं। डॉली बताओ भाई। होता है हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज होता है उसको बोलते हैं। वेरी गुड। दोबारा बोलो डॉली, एक बार और बोलो, सही बोल रही है तुम। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। अब बताओ टर्शरी सेक्टर किसको बोलते हैं? सर जिससे मतलब सारा ट्रांसपोर्टिंग होता है, सारा सामान जो भी बेचते हैं। हाँ, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो तुमने बताया हमें कि सर्विस सेक्टर हम टर्शरी को बोलते हैं, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री को बोलते हैं, एंड प्राइमरी सेक्टर हम एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को बोलते हैं। भाई सब याद रखना है इसको, अगर किसी को नहीं पता, वैसे सबको आपको पता होना चाहिए, होगा भी, परंतु आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर सेक्टोरल ग्रोथ की अभी हम बात कर रहे हैं, तो सेक्टोरल ग्रोथ में हमारे पास सबसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, जिसको मतलब जो सबसे कम प्रभावित हुआ, ये कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कोरोना के कारण सबसे कम प्रभावित हुआ। पिछले वर्ष जो कोरोना का मेन वर्ष था 2020-21 में, उसका ग्रोथ रेट 3.6% था और 21-22 में 3.9% था, और लगभग यही एवरेज ग्रोथ रेट रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर में हम लार्जली कोई डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं। द एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज इंक्रीजिंग एट द सेम पेस। तो इस पर कोई असर, खास असर हमें देखने को नहीं मिलता है एग्रीकल्चरल आउटपुट में। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जिसमें शामिल हैं, उसमें जो राइज है इस वर्ष 11.8% का था, परंतु वो पिछले वर्ष -7% था। तो ये जो 11.48% में से 7 घटा दो, जो एक्चुअल ग्रोथ उससे पिछले वर्ष से है केवल 4.8%। पिछले 2 साल में हमने 4.8% ही ग्रोथ की।
फिर सर्विस सेक्टर की आप बात करें तो सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर इस वर्ष 8.2 यानी 11.8, 8.2 और 3.9% इतनी ग्रोथ हुई है, जबकि पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 8.4% था सर्विस सेक्टर में। तो ये सेक्टोरल हमारा डिवीजन हो गया। सेक्टोरल डिवीजन के बाद कैपिटल फॉर्मेशन ये सब छोड़ देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में ये 2 साल हमारे लिए अच्छे ही रहे। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस रहा इन 2 सालों में, और जिसके कारण आरबीआई के पास अपने समय के हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है। जो कैपिटल मार्केट्स हैं उन्होंने अच्छा किया, एक्सेप्शनली वेल किया, और उन्होंने जो कैपिटल है उसको जनरेट किया। बैंकिंग सिस्टम हमारा वेल कैपिटलाइज्ड है। जब हम बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम इज वेल कैपिटलाइज्ड, इसका क्या मतलब है? जो उसकी पूंजी है ना, जो बैंक की पूंजी है वो उसमें डाउन नहीं हुआ, उसने मतलब सेल नहीं किया, अपनी पूंजी को बनाए रखा। हाँ, पूंजी को बनाए रखा। और मतलब इसका एक इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है जो एनपीए हो जाना, कि भाई उसके जो, क्योंकि उसका कैपिटल इंटरेस्ट कमाने के लिए होता है। वो कैपिटल क्यों लाता है? बैंक अपने का कैपिटल किस लिए है? बैंक का जो पैसा है वो इंटरेस्ट कमाने के लिए है। तो उसका कैपिटल वेल कैपिटलाइज का मतलब कि उसका कैपिटल अच्छे से काम कर रहा है, उसके कैपिटल के अंदर में वैसा कोई गिरावट नहीं है जैसा एक्सपेक्टेड था कि हमारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है बढ़ सकते हैं, लोग अपने लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो जिसका एक मेजर ब्रंट बैंकिंग सेक्टर को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। सर कुछ एवरेज रेशियो होगा ना सर इसका, जैसे 5 सर बैंकिंग जैसे वेल कैपिटलाइज में जैसे होता है कंडीशन? हाँ बिल्कुल इसका नंबर होगा, बट अभी हम इसको एक कॉन्सेप्ट में क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिवली हम बहुत बड़ा चेंज नहीं देख रहे हैं कि चलो जी बहुत, जैसे एक एक्सपेक्टेशन ये थी ना कि भाई अगर हो सकता है कि जब कोरोना फैलेगा लोग नहीं दे पाएंगे, जो कि एक्चुअली में, बट वैसा कम से कम गंभीर रूप से देखने को नहीं मिला। इन्फ्लेशन यहाँ पर 5.6% है, मेरे को लगता है, मेरे को 6.3 ही या 6+ याद है। इसको नंबर को चेक कर लेंगे। सैफ आप चेक करना, यू आर गुड एट नंबर्स, ठीक है, तो तुम चेक करके बताना कि 5.6 है या 6.3% है, बट वट एवर, इस नंबर को याद कर लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा डबल डिजिट सर 6.3 है सर। नहीं, फिर यहाँ पे 5.6 क्यों है? देखो विजन है, ये भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहा होगा, तो ये कहाँ से, इसने कहाँ से 5.6 का नंबर लिया? ये इसमें से जाना, ठीक है, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जब भी डॉक्यूमेंट्स में डाउट होगा किसी पर भी, तो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट। तो भैया जिसने ये नोट्स बनाए हैं उसने कहाँ से बनाए हैं? इससे बनाए हैं। तो अगर हमें कहीं भी कोई चीज़ देखनी है तो विल चेक दिस, तो कल तुम वो मुझे चेक करके क्लास में तुम बताओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है सर? ये सर पहले से चेक करके सर हम उसको रखे थे सर 6. नहीं, मुझे भी 6 मैं, क्योंकि हमने शुरुआत में यही पढ़ा था, शुरुआत हमने इसी से करी थी, बाद में हम उस पर स्विच ऑफ कर गए। इसमें कहीं ना कहीं 6.3% क्लियरली लिखा हुआ है। मेरा जानने का, मेरा केवल कंसर्न ये है कि भाई इसने 5.6 क्यों लिख दिया है, क्या इसके पास कोई वजह है इसकी? ठीक है, तो एक बार आराम से चेक कर लेना, कोई जल्दी नहीं। यस यस, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन में हमने लगभग 157 करोड़ डोजेज लोगों को दिए हैं। ये नंबर याद रखो तो अच्छा रहेगा। वैसे ये नंबर बहुत डायनामिक है, तो इसलिए इस नंबर में ये प्रॉब्लम रहेगी कि जब तक आपका इम्तिहान आएगा तब तक ये नंबर बदल रहा होगा। तो ठीक है, इसको याद नहीं भी करेंगे तो छोड़ सकते हैं, बट रफली याद रखिए कि हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण अब तक हो चुका है, रफली पूर्ण टीकाकरण, ऐसा सरकार का ऊपर दावा था। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट, अब इस दौरान में क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट हुए उस वाले हिस्से पर आ जाते हैं कि कौन कौन से फिजिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, तो एक अच्छी चीज जो हमारा व्यापार है, विदेशी व्यापार है, वो 2020-21 में रिकवर किया। ये एक सबसे अच्छी हमारे लिए खबर है। इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट है,
वो रिकवर किया और जो पैंडेमिक के समय में गिरावट थी वो वापस आई। जो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग, इसका मतलब मुझे कौन समझाएगा? कोई अभी समझा सकता है या फिर तो कल भी समझा सकता है? ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इस शब्द को कल के लिए रख रहा हूँ। चंद्रा, आप लिस्ट बना रही हैं? यस सर। ठीक है, तो इस शब्द को भी लिख लीजिए, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग। ठीक है, ये कोई जन मुझे समझाएगा कल। तो अब हमारे पास 4 टॉपिक्स हो गए जो आप लोग मुझे कल करके बताओगे। ओके, इसके बाद मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2 तरीके क्या हो सकता है, कैसे कैसा हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट? ग्लोबल ट्रेड में किस किस तरीके का ट्रेड हो सकता है? एक हो सकता है ट्रेड इन गुड्स और दूसरा हो सकता है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेड इन गुड्स को क्या बोलते हैं? जो वस्तुओं में व्यापार होता है उसको हम मर्चेंटाइज ट्रेड बोलते हैं। जब वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, जो मर्चेंटाइज ट्रेड। और जो ट्रेड इन सर्विसेज, ये दूसरे से सेम आ जाता है, ये सर्विस का एक्सपोर्ट है। ट्रेड इन सर्विसेज, एक्सटर्नल ट्रेड इन सर्विसेज क्या क्या हो सकता है? उदाहरण सर हम लोग एमएनसीज में कॉल सेंटर वगैरह जो बनाते हैं। हाँ, वेरी गुड। मतलब उनके काम हम यहाँ बैठ के कर देते हैं, उन्हें कोई काम करवाना है अपना, कोई चाहते हैं कि भाई कोई हमारा फोन उठा ले, कोई हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दे। टूरिज्म एक हो सकता है। तो ये सब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो ये मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट अच्छा रहा, परंतु जो टूरिज्म या सर्विस वाला है वो उसमें मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ने अपना वापस पिकअप किया है। और जो सॉफ्टवेयर एंड अदर बिजनेस अर्निंग है, ये दोनों जो है भारत में बढ़ी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो करंट अकाउंट बैलेंस है, वो डेफिसिट में 0.2% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसके अंदर में हमें -0.2% का वो देखने को मिलता है। अगर ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ ऐसे ये दिखता है, हमारा ग्राफ जो हमें बता रहा है कि सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से किस किस क्वार्टर में कैसी कैसी स्थिति है। जितनी ये जो रेड है ये कैपिटल अकाउंट वो कर रहा है, ये जो ब्लू है ये करंट अकाउंट, और ये जो डॉट्स हैं ये नीले वाले पीले के साथ, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी बता रहा है। जो भारत का एक्सटर्नल डेट है, परंतु इस दौरान में भारत का जो एक्सटर्नल विदेशी जो कर्ज है वो थोड़ा बढ़ा है। और सितंबर 2021 तक हमारे पास करीब 556 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है, जो हमारे एचडीआर एलोकेशन को रिफ्लेक्ट करता है और हमारे कॉमर्शियल बोरोइंग को। ठीक, तो एक तो हम आईएमएफ से बोरो कर सकते हैं पैसे को, दूसरा हम कॉमर्शियल बोरोइंग। कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? सर जो लोन लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो अदर एजेंसी से हम प्राइवेट से कॉमर्शियल बोरोइंग करते हैं, और एक आईएमएफ। ठीक है, और जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज भी करती हैं कॉमर्शियल बोरोइंग। ओके, अभी भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो करीब 600 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, और भारत करीब चौथा ऐसा देश है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड है, रिजर्व है। वैसे ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है, इसमें भी ये कोई अक्लमंदी नहीं होती कि हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करें। क्यों सर? अगर ज्यादा हमारे पास होगा तो ये भी कहीं ना कहीं, जो क्योंकि इंटरनेशनल मनी है तो इसको भी, जो हमारी मोस्टली जो बिग कंट्री हैं वो भी डाउन इन्फ्लेमेशन आ सकता है इसके कारण भी, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे हो जाएगा इकट्ठा, या वो इसको डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखो पैसा जैसे, इसका सरल उदाहरण अगर आप देखोगे कि जैसे आप कितना पैसा कैश में अपने घर पर रखते हो,
मान लो आप एक रईस आदमी हो, बड़े अमीर आदमी हो, ठीक है, तो आप कैश पैसा अपने पास कितना रखते हो, कितना पैसा रखना चाहिए आपको? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, चल इन तीनों में से नंबर में चूज करो कौन सा ठीक है। आप एक फैमिली हो और आपका सर 10 लाख। क्यों? 10 करोड़ कम है तो 10 करोड़ रखना चाहिए हम घर में। 10 का तो निष्क्रिय रहेगा पैसा। 10 लाख क्यों आप लोग कहते हैं 10 लाख रुपए रखना चाहिए? क्यों 10 लाख रखना चाहिए? अगर मैं मानूं कह दूं कि 10 हाँ लाख तो इसलिए है इन केस ऑफ इमरजेंसी या हमारे डे बाई डे के जो खर्चे हैं उससे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अमाउंट अगर हम अपने पास रखते हैं तो वो इंक्रीज तो हो नहीं रहा, इसलिए उसको मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी गति जो बढ़ती रहेगी कम नहीं होगी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कंटिन्यू प्रोग्रेसिव रहेगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हमें केवल उतना ही पैसा अपने पास रखना चाहिए। भाई ठीक है, हो सकता है हम ये देख कर खुश हो जाए, अरे हमारे पास देखो हमारे घर में हमने इतना पैसा रखा हुआ है, हमने अपने बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये ठीक है, देखने के लिए अच्छा लग सकता है, ठीक है, आप दिखा सकते हो, पर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपके पैसे का डीवैल्यूएशन हो रहा है। तो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार, भाई मेरा बिजनेस है, मेरी कोई एक्सीडेंसी खड़ी हो सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, मुझे कुछ लाइव पेमेंट देने हैं, लेने हैं, तो अगर मेरा काम 10 लाख रुपए में चल जा रहा है तो मुझे उतना ही पैसा अपने पास रखना चाहिए और बाकी सारे पैसे को निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टेड रखना चाहिए। क्योंकि अन्यथा क्या हो रहा है, मैं इस 9 लाख, अगर ये मेरा भी अपना पैसा है और क्यों उसको अगर दूसरी तरफ से देखें तो हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत सारा है। 600 करोड़ रुपए का ही हमारे पास 600 बिलियन डॉलर का कर्ज है। अब 600 बिलियन डॉलर पे एक तरफ तो हम यहाँ ब्याज दे रहे हैं और 600 बिलियन डॉलर हम यहाँ पर फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रख के बैठे हुए हैं। तो ये 600 बिलियन डॉलर पे हम जितना ब्याज जा रहा है वो तो व्यर्थ में ही जा रहा है ना ब्याज, वो तो हम IMF के लिए कमा रहे हैं। तो ये कोई बहुत अकलमंदी नहीं है कि हम बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखें, ठीक है। जैसे जैसे अगर कभी कोई देश जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, खासतौर में चाइना के साथ ये प्रॉब्लम था एक टाइम में कि उसका लगातार बढ़ रहा था, तो उसने USA में ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। जो चाइना है वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में क्यों काम करता है, कभी पाकिस्तान में कुछ बनाता है, कभी श्रीलंका में कुछ बना रहा है, क्यों बनाता है ये सब? ये सारे IMF हमें क्यों लोन देता है, जापान क्यों लोन देता है, क्यों कहता है कि हम आपको रियायती दरों पे लोन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे? इसका कारण ये होता है कि बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी, उनके बहुत सारा पैसा है। अब वो पैसे को घर पे बैठे रखेंगे तो उनका पैसा बेकार होते रहेगा, तो इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज को देते जाते हैं कि ठीक है कुछ तो रिटर्न आएगा इसमें से। तो ये प्रॉब्लम चाइना के साथ है। तो यहाँ पर हमें ठीक है, ये एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज तो हो सकती है कि यस वी हैव अ 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बट मतलब ये इसमें कॉल लेनी चाहिए कि हमारे को कितने रिक्वायर्ड है, कितना ऐसा पैसा होना चाहिए जितना हमारे को जरूरत है, हम उतना मेंटेन करें। ये बेकार के टैग से, मतलब ये समथिंग लाइक कि जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे खाते में बहुत करोड़ रुपया इकट्ठा है, अगर एक अकलमंद बिजनेसमैन होगा तो इस टैग के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। केवल जो एक साइकोलॉजिकल ईगो सेटिस्फेक्शन के अलावा तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसे उस पैसे को निवेश करना चाहिए। और ये हमारे अर्थशास्त्रियों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि भाई हमारे को कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, हमें वही ऑप्टिमल लेवल जिससे कि हमारी जो रेगुलर जरूरत है, जैसे 10 लाख का अमाउंट हमने कहा कि ठीक है हमारा जो रेगुलर खर्चा है वो पूरा होते रहेगा, तो उतना पैसा हम मेंटेन करें। तो ये हमारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट पे। मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट इन्फ्लेशन को सर, महंगाई को और परचेजिंग को एक देख रेख करना है। ठीक है, हमने मनी सप्लाई की अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था कि मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या है कि मनी सप्लाई को हमें हमारा रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है ताकि इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा सके, दूसरी तरफ ग्रोथ को भी स्टिमुलेट किया जा सके। तो ऐसा नहीं कि हम मनी सप्लाई को पूरी तरह रोक देंगे तो इन्फ्लेशन तो रुक जाएगा पर ग्रोथ भी रुक जाएगा, वो एक खतरनाक चीज है।
पर तो इसलिए मनी सप्लाई को इस तरीके से रेगुलेट करना होता है कि जिससे कि इन्फ्लेशन भी बहुत ना बढ़े और हमारा ग्रोथ भी होते रहे। तो वही मॉनेटरी मैनेजमेंट है। उसके बड़े सारे हमने टूल याद किए थे। कौन कौन से टूल आपको भी याद है? क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अगर हमें, आप गवर्नर हो आरबीआई के, तो आप क्या क्या कर सकते हो? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लिक्विडिटी, बैंक रेट, रेपो रेट और SLR, रिवर्स रेपो, SLR, SLR, CRR, ठीक है, और भी हैं छोटे छोटे, ठीक है, पर उनको अगर छोड़ भी दे तो बैंक रेट। सबसे पहले बताओ बैंक रेट क्या होता है? rate at which bank gives loan to the other banks. आरबीआई जिस पर दूसरे बैंकों को लोन देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। फिर रेपो रेट क्या होता है? इसमें आरबीआई ही पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है बैंक रेट में? सर इसमें कुछ परसेंट फिक्स कर देता है, जितना रेपो रेट में जितना परसेंट, वो तो बैंक रेट में भी फिक्स होता है। नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म होता है और बेसिकली जो सिक्योरिटीज है उनके अगेंस्ट होता है। रेपो रेट बेसिकली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए होता है। बैंक अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, उनके पास सिक्योरिटीज रहते हैं। तो जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो सिक्योरिटीज उसको दे देता है, आरबीआई को, बदले में पैसा ले लेता है। जब बैंक के पास सरप्लस वो है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सरप्लस मनी की बात की थी, अब बैंक अपने खातों में सरप्लस पैसा रखे, कोई बैंक बढ़िया बिजनेस कर रहा है, उसके पास अच्छा प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है और वो बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है, तो उसका क्या करे? अपने खाते में जमा करके रखे? नहीं सर, सस्ते रेट पे वो दे देगा बैंक लोन। वो क्या करे? आरबीआई को नहीं, सस्ते पे नहीं दे तो क्या करे? अपनी अगर वो स्ट्रेंथ को बनाए रखना चाहता है तो आरबीआई से वो खरीद लेगा सिक्योरिटीज पर उसको 2-3%, 4% का रेगुलर जो रेपो रेट है वो उस पर वो मिलते रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा उतना। तो उतना पैसे पर उसको उतना ब्याज रेगुलरली मिल रहा है। अगर अपने खाते में रखेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वो उसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से कहेगा कि आप जो है हमसे पैसा ले लो, हमें ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो। तो गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, हम, आरबीआई कहेगा ठीक है कि आप ले जाओ, आपको इतना ब्याज इस पे मिलेगा। वो वाला रेट कहलाता है रिवर्स रेपो, ठीक है, जिसमें कि आरबीआई आपसे सिक्योरिटी नहीं, रिवर्स रेपो होता है, हाँ, क्योंकि आरबीआई सस्ती दर पे खरीदता है तो बैंक से पैसा ले लेता है और सिक्योरिटीज दे देता है, तो सिक्योरिटी चली जाती है, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो। और इसका उल्टा, अगर मान लो बैंक के पास, बैंक को जरूरत है कि यार मेरे पास पैसा अभी कम हो रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है, तो मुझे 15 दिन के लिए, तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज अपनी बेच देगा और बैंक से पैसा ले लेगा आरबीआई से। हाँ, तो उससे क्या है कि जो उसके बाद पैसा आ जाएगा। तो ये लेना देना सिक्योरिटीज का रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। तो इसी का एक रेट होता है रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई उसको पैसा देता है, सिक्योरिटी लेता है, और दूसरा होता है रिवर्स रेपो, जिसमें आरबीआई सिक्योरिटी पैसा लेता है और सिक्योरिटीज दे देता है। तो ये रिवर्स रेपो। और इन दोनों में बैंक रेट में और इसमें अंतर ये है कि ये रेट होता है जो एक लॉन्ग टर्म लोन के लिए, इसमें सिक्योरिटीज वाला मामला नहीं है, पर ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। दोनों में बस इतना अंतर है। बैंक रेट वाला वो रेट हुआ कि भाई बैंकिंग शुरू करना है, आपने बैंक अपना डालना है, एक बैंक शुरू करना है, आपको लोन देने के लिए आगे पैसा चाहिए, तो आप बैंक आरबीआई से कहते हैं कि जी हमें पैसा दो, तो वो जिस रेट पर देगा वो कहलाएगा बैंक रेट। फिर एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये कुछ ऐसे लीगल पैरामीटर हैं जो बैंकिंग को मजबूत रखने के लिए रखे जाते हैं। एसएलआर, जिससे कि बैंक के पास ये मैंडेटरी होता है कि उसको इतनी लिक्विडिटी, इतना पैसा कैश फॉर्मेट में रखना है, मतलब जिसको वो तुरंत किसी को चाहिए तो दे सके, वो कहलाता है एसएलआर लिक्विड फॉर्मेट में। और कैश रिजर्व रेशियो, कुछ पैसा आरबीआई के पास कैश में रखना होता है सभी बैंकों को, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं। इसके अलावा ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है,
ठीक है, जिसमें अभी फिक्स रेट पे ये रिवर्स किसी को रीपो और रिवर्स रीपो को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बेसिकली क्यों कहते हैं इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? सर कंटिन्यूटी फिक्स नहीं है, चलती रहेगी। नहीं कैश इन द मार्केट। हाँ, बैंकिंग टर्म में लिक्विडिटी किसको बोला जाता है? सर गोल्ड भी हो सकता, मनी भी हो सकती है, कैपिटल पूंजी भी हो सकती है। जो सर वो जो चलता रहा आसानी से उससे बदल जाए वो, उससे कैश। कुछ देखो जो मनी है, मनी कई फॉर्मेट में हो सकती है, मनी के कई रूप हो सकते हैं। मनी का एक रूप कैश होता है, मनी का एक रूप गोल्ड भी होता है, मनी का एक रूप प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मनी का एक रूप कार भी हो सकता है। भाई एवरीथिंग, इनमें से हर चीज कहीं ना कहीं मनी है। मनी का एक रूप फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, मनी का एक रूप सेविंग अकाउंट हो सकता है, ये सब मनी है। कैश मनी है, गोल्ड मनी है, प्रॉपर्टी, कुछ इसमें से असेट्स हैं, कुछ मनी है, सब कुछ मनी ही है ना। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी इज नॉट मनी, मनी है तो है ही। तो अब इसमें से हमें कौन सा मनी ज्यादा अच्छा है, कौन सा मनी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है? तो इधर की तरफ चले तो ये असेट्स है, ये हमारे असेट्स है, और ये हमारे थोड़े से कैश है, वो है। तो इनमें से दोनों के अपने कुछ फायदे नुकसान है। अगर आपके पास असेट है तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपके पास कैश है तो वो आपकी इमीडिएट नीड्स को पूरा कर रहा है। तो इसलिए हमें लाइफ में एक मिनिमम लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है और असेट मेंटेन करने होते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा असेट ले लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि प्रॉपर्टी लेने में, शेयर लेने में बहुत फायदा है, इनमें तेजी से पैसा बढ़ता है, पर और सारा पैसा आपने उसमें लगा दिया, आपकी जो इमीडिएट जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। आपने सोचा कि ना ना मेरे को बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना है, मैं अपना सारा का सारा पैसा कैश में रखूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो उसमें दिक्कत ये है कि आपका इन्फ्लेशन के कारण धीरे धीरे डिवैल्यू हो रहा है और एक दिन जीरो हो जाएगा। तो हर आदमी को, हर चीज को, इंसान को, बैंक को, नेशन को, ये एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। उसी बैलेंस का नाम है कि हमें कितना पैसा कैश में रखना है और कितना पैसा असेट में रखना है, और वो असेट नेचर क्या है, क्योंकि असेट का अपना एक नेचर है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर दीजिए। असेट का भी अपना नेचर है। जैसे गोल्ड एक ऐसा असेट है जो कि ज्यादा बेहतर है एक कार या एक प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने में हो सकता है आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर गोल्ड बेचने में आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप तुरंत जाएंगे और वो कोई ले लेगा, देख सकते हो उसे। तो ये कुछ हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो लिक्विडिटी वो चीज है, और इस लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा होना और बहुत कम होना दोनों ही अच्छी चीजें नहीं होती, देश के लिए भी, किसी व्यक्ति के लिए भी। और उसी के लिए ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम रखते हैं, जिसमें रिवर्स रिपो और रेपो रेट्स हैं। ये इसके अलावा GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, कि आप गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज है उनको खरीद सकते हैं। स्पेशल लॉन्ग टर्म रीपो ऑपरेशन ये बनाए गए हैं इस पीरियड में, ताकि जो लिक्विडिटी और बेहतर बनी रहे। रीपो रेट को 4% के रेट पे बनाया रखा गया है कि 4% के रेट पे हम रीपो रेट अपना मेंटेन करेंगे, जिसके कारण हमारा जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, वो जो इकोनॉमिक शॉक था, जो झटका लगा, आर्थिक झटका पैंडेमिक के कारण, उसको सहन करने में सक्षम हो सका। तो हमारे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस हैं, ठीक है, वो 11.2% से लेके 6.9% रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब है? एनपीए का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, एनपीए की बात कर रहे हैं। हमारे जो एनपीए हैं वो रिलेटिवली, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके एनपीए रिलेटिवली 11.2% से घटकर 6.9% में है, जो कि एक अच्छी बात है कि हमारे एनपीए घट रहे हैं। जो एनपीए रेशियो है वो 6% से लेके 2.2% तक आ गया है।
ये सर बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि अब इतना फ्रॉड नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लिक्विडिटी थी या कैपिटल पूंजी, अब वो उन पे वापिस आने लगी। यानी कि जो भी बिजनेस के हिसाब से लोन ले रहे हैं लोग, अब वो देने के लिए हो रहे हैं, तो उनका कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो दे तभी रहे हैं ताकि उनको ग्रोथ भी मिल रही है। करेक्ट, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए एनपीए चैलेंज है, तो धीरे धीरे हमारा एनपीए कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है। रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये ग्रेजुअली पॉजिटिव ही रहा है इस पूरे समय में। हमारा जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, जो कमोडिटी मतलब शेयर म्यूचुअल फंड वाला जो मार्केट है, वो जो है उसने और अच्छे से काम किया है। लगभग 90,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 90,000 करोड़ रुपया 75 आईपीओ के द्वारा हमारे देश में अर्जित किया गया है इन कैपिटल मार्केट्स में। और हमारे देश ने और देशों के मुकाबले में साथ साथ अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, अब इस शब्द का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी? कौन बताएगा? लेट मी आस्क समवन। ओके, प्रियंका आपसे पूछ सकते हैं। प्रियंका, हाँ बताइए, व्हाट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस डेंसिटी? दोनों रिलेटेड टर्म है, आराम से सोचिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस डेंसिटी। जयवीर सिंह, पारुल, नहीं, तीनों नहीं बता। तीनों बताने में कोई ट्राई करेगा? आप तीनों में से 3 नाम मैंने लिए, जयवीर सिंह, पारुल एंड प्रियंका। ट्राई तो करो, डर क्यों रहे हो? गलत ही होगा। हाँ प्रियंका, सर आई एम ऑडिबल? हाँ, you are audible, very well audible, please tell. सर इंश्योरेंस जो मतलब शाबाश। परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, जितना उसका जीडीपी। ये इसका मतलब हुआ। कोई और? यस सर। सर इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस जो देते हैं उनका मतलब कुछ ज्यादा वो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो लोग इंश्योरेंस दे पा रहे हैं। नहीं, हाँ प्रियंका, कुछ आप कह रहे? इंश्योरेंस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ विद रेस्पेक्ट टू टोटल जीडीपी? सॉर्ट ऑफ, पर उसमें एक खास चीज है। पेनिट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, या डेंसिटी? डेंसिटी किसको बोलते हैं? कितने लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, करा रहे हैं, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, कितनी पहुंच बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का, या इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब हुआ। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब कि उसकी पहुंच, इंश्योरेंस कितने लोगों तक पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी कि इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ रही है, और इंश्योरेंस डेंसिटी हुआ कितने लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। मतलब 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा था, अगर अब 20 लोग कराने लगे हैं, तो यानी कि जो इंश्योरेंस कराने वालों की रिलेटिव संख्या है, पहले 100 में से 10 कराते थे, 100 में से 20 करा रहे हैं, तो इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ रही है। ये इस बजट में बताया गया है कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसका बढ़ रहा है। जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो डेंसिटी थी वो $59 थी, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए $19 थी, यानी कि $59 का लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी हमारे देश में है। ग्लोबल स्टैंडर्ड में बात की जाए तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें $360,
ठीक है, प्रति व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस में है, और 449 नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में है। लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या क्या हुआ? लाइफ इंश्योरेंस में ये कह सकते हैं कि हम जैसे ये मेडिकल बीमा या एक्सीडेंटल बीमा लेते हैं, ये सब ठीक है। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस मेरे से पूछ रहे हैं सर? कार इंश्योरेंस, लाइक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब होता है। वेरी गुड। कार, प्रॉपर्टी, फायर, ये सारा जो इंश्योरेंस है, जो क्योंकि यहाँ तो जीवन का इंश्योरेंस है कि भाई ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी हो जाए तो क्या होगा, वो जीवन इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस। और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो अदर असेट्स हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज है, उनका इंश्योरेंस के अंदर, तो ये दोनों सेक्टर्स में भारत ग्रेजुअली जो है बेटर हुआ है। अगली चीज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया था, जिसके जरिए से CIRP ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 2020। ठीक है, तो जो CIRP है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं और जो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती थी, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। इस कोड को कुछ समय के लिए इस ऑर्डिनेंस के द्वारा 3 महीने के लिए, 3 महीने करके 2 बार जो है सस्पेंड किया गया, जिससे कि ऐसे कॉर्पोरेट जो किसी कारण से, पैंडेमिक के कारण से दबाव में आ गए हों, उन पर तुरंत कार्रवाई ना की जाए, ऐसा जो है कानून लेकर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। तो दुनिया भर में 2021 में इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस रिगेन हुई, वैसे वैसे जो इन्फ्लेशन थी, जो मुद्रास्फीति थी, वो धीरे धीरे बढ़ी। यहाँ ये टर्म का यूज कर रहा है, पुश्ड अप इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन नाम बता सकते हैं कोई? कोर इन्फ्लेशन एक शब्द होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, ये शब्द याद कर लेना, कल पूछूंगा। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, फिर उसके बाद डीफ्लेशन, फिर उसके बाद क्या, कौन सी इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको कल याद रखने हैं, कल मैं नहीं पूछूंगा आपसे, तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो अलग अलग नोमेनक्लेचर है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डीफ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारे आपको, और इसके अलावा भी थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन, बड़े सारे तरीके, स्टैगफ्लेशन, ये सब आप कल मुझे याद रखेंगे, तब हम इन पर आप मेरे ख्याल से चंद्रा नोट कर रही होंगी, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए टर्म्स कल हमें पूछने हैं। तो हमारा जो पुश्ड अप इन्फ्लेशन है, पुश्ड अप इन्फ्लेशन को मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पर कॉस्ट पुश है, महंगाई बढ़ रही है। कॉस्ट पुश का मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है। क्यों महंगाई बढ़ रही है या मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है, उसका कारण क्या? मनी सप्लाई ना, कॉस्ट पुश, जो कॉस्ट में जो बेसिक कॉस्ट है, जो इंग्रेडिएंट इनपुट कॉस्ट है, जब वो बढ़ जाएगी, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, कैसे कैसे चीजें महंगी हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर स्टार्टिंग रॉ मटेरियल का बढ़ जाना, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना, कॉस्ट बढ़ जाना। देखो, 2 तरीके की कॉस्ट हो सकती है। एक तो कह सकते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है, भाई अगर मान लो किसी बेचने वाले को पीछे से ही सामान महंगा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं। और क्या जरिया हो सकता है इन्फ्लेशन का?
किसी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तब भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए एक चीज है, खरीदने वाले 4 लोग हैं, कोई कहेगा जी मुझे दे दो मुझे दे दो। अब जैसे मास्क थे या ऐसी चीजें थी, ये सब डिमांड पुल से बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि मास्क पीछे से महंगे होने लगे थे या सिलेंडर महंगे होने लगे थे, नहीं, पर उनकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि उसके कारण में, डिमांड के कारण में, तो उस तरीके के इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और दूसरा कॉस्ट पुश। तो हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दो कोविड-19 के कारण जो है ये बढ़ा। इंडिया की अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो हमारा सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन है वो 5.2% रहा 20-21 अप्रैल से दिसंबर में, और 6.6% रहा 20-21 में। ठीक है, ये आंकड़ा इसमें दे रहा है। तो ये हमारे सैफ को चेक करना है कि ये विजन आईएस में 5.3 और 5.2% का नंबर क्यों दे रहा है, ठीक है, जबकि हमारे जो इसमें नंबर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आप इन्वेस्टिगेट करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हुआ, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन में कमी आई, जहां फूड इन्फ्लेशन 2021 में 2.9% रहा, जबकि पिछले वर्ष सेम टाइम में ये 9.1% था। फिर इफेक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव रही, जिसके कारण जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतों में बहुत वृद्धि नहीं हुई, ऐसा सरकार ने काम किया, ऐसा उनका दावा है। प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए, जिसके कारण दालों के जो पल्सेस हैं और एडिबल ऑयल्स हैं उनकी कीमतों की बढ़ोतरी को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ने सेंट्रल एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट्स ने वैल्यू एडेड टैक्स कम किए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल और डीजल पर कमती किया, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में आ सके। होलसेल इन्फ्लेशन, अब अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स करीब 12.5%, जिसको हम बोल रहे थे ना डबल डिजिट, तो 12.5% हमारा होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। इसके कारण जिसका रीजन नीचे पीछे के, एक तो लो बेस, पिछले साल में इस फिनोमिना को बोलते हैं लो बेस। अब ये क्या होता है लो बेस, ये कल आप मुझे समझाओगे। ठीक है, व्हाट इज लो बेस, कि लो बेस होता क्या है। जब हम किसी भी लो बेस की बात करते हैं तो लो बेस पिछले साल में अगर कोई लो बेस होता है, व्हाट इज दिस लो बेस इन प्रीवियस ईयर। फिर पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस एंड हाई फ्रेट कॉस्ट। ये जो दो चीजों की मैं बात कर रहा था कि हमारे कच्चे तेल की और इंपोर्टेड इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और जो भाड़ा है, शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सरकार का कहना ऐसा है कि इनके कारण हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Divergence between CPIC and WPI. CPIC is CPI combined. तो CPIC और WPI इन्फ्लेशन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो जो डाइवर्जेंस है वो 9.6%, दोनों के अंदर अगर हम गैप को देखेंगे तो ये गैप हमें सबसे ज्यादा ही क्या होगा। मई 2020 ये इस समय पर अगर हम ये देखें, नीली लाइन हमारी ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ये कोर इन्फ्लेशन है, और ये फूड इन्फ्लेशन है। तो इस समय पर अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है दोनों इन्फ्लेशन के बीच में, फूड इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में, इसमें बहुत अंतर है। ये भी आप कल टर्मिनोलॉजी देख के बताएंगे, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हमने बात कर दिया, हेडलाइन इन्फ्लेशन और फिर फूड इन्फ्लेशन।
तो इन दोनों में ये बहुत अंतर आया। बाद में दिसंबर 2021 आते आते जो है ये अंतर डाउनवर्ड साइड में, फॉलिंग बिलो होलसेल इन्फ्लेशन, तो बाद में ये होलसेल इन्फ्लेशन से भी नीचे चला गया। तो ये डाइवर्जेंस हमें इसमें और इसमें ये दोनों में देखने को मिल रही है। तो इसको एक्सप्लेन, इसका कारण एक तो बेस इफेक्ट आप मुझे कल बताएंगे कि क्या होता है, प्राइस कलेक्शन, आइटम्स कवर्ड, ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारी जो इन्फ्लेशन है वो दोनों इन्फ्लेशन अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के सप्लाई साइड फैक्टर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को हम सही करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? एक तो जो सप्लाई चेन है वो सही करनी चाहिए अपनी। हाँ, सप्लाई साइड फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स में हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है और डिमांड पुल भी आती है। भाई अगर सप्लाई साइड अच्छी होगी, अगर सप्लाई अच्छी होगी तो क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है? नहीं सर, कम हो जाएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि टाइमली चीजें मिल जाएंगी। जितनी रिक्वायर्ड है आपको, अगर उतनी सप्लाई आती रहेगी, जितनी सप्लाई है अगर वो आती रहेगी, अगर मान लो आज भी अभी 100 लोग हैं, मास्क की बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा मास्क एकदम से बढ़ गया, परंतु अगर मास्क की सप्लाई अच्छी होती रहेगी तो वापस अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा, क्योंकि मास्क की सफिशिएंट सप्लाई है, बेस रेट कुछ बदला नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल डिमांड जो क्रिएट होने के कारण महंगाई बढ़ी वो वापस खत्म हो जाएगी। तो जो सप्लाई साइड फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे, इसी तरीके से वो कॉस्ट पुश को भी वो अफेक्ट करते हैं कि जो बेसिक रॉ मटेरियल है अगर उसकी सप्लाई भी ठीक हो रही है तो जो इनपुट कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो सकती है, कम नहीं आएगी, पर अगर कोई ऐसा फैक्टर्स है जिसके कारण उसकी कीमत बढ़ी गई है, परंतु अगर सप्लाई साइड फैक्टर्स को हम इम्प्रूव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सर प्रोडक्शन का नहीं कर सकते सर? प्रोडक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सप्लाई साइड सर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, नहीं, बहुत ज्यादा करना भी अच्छा नहीं रहेगा, ओवर सप्लाई इक्वली बैड, ठीक है, किसी भी चीज की अत्यधिक सप्लाई उतनी ही बुरी है जितनी उसकी कम सप्लाई है, क्योंकि ओवर सप्लाई से, जैसे हम टमाटर और इनका उदाहरण लें तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब ओवर सप्लाई होने लगता है टमाटर किसी एक टाइम पर, तब जब ओवर सप्लाई हो रहा है तो उसकी कीमत घट जाती है, तो उसकी कोई ठीक कीमत नहीं मिल पाता है। तो परचेजिंग नहीं हो पाती, लोग लेते नहीं है, परचेजिंग नहीं हो पाती ना, परचेजिंग में कंजम्पशन नहीं है, सप्लाई ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए हमें प्रोडक्शन पैटर्न को बदलना होगा, अपने उसको नॉर्मलाइज करना होगा, फिर इंपोर्ट पॉलिसी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि सामान को सही मात्रा में मंगाया जाए, बहुत ज्यादा भी ना आए और बहुत ज्यादा कम भी ना आए, दोनों तरीके से इसे कैलिब्रेट करना होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर विशेष रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बेहतर होता है और स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होती है, हमारे पास टमाटर की बात करें, टमाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या और ऐसी सब्जियों की जो हरी सब्जियां हैं पेरिशेबल हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई जिस समय टमाटर की फसल होती है वो 1 महीने में लगभग सारी फसल बनके तैयार हो जाएगी। अब इतना सारा टमाटर लोग एक दिन में तो खा नहीं सकते, तो ओवर सप्लाई हो जाती है। बाद में 1 महीने बाद टमाटर की फसल गायब हो जाती है, उसके बाद फिर टमाटर महंगा होने लगता है तो टमाटर अवेलेबल नहीं होता। परंतु उस 1 महीने में जो उत्पादित टमाटर है उसको अगर कहीं सही स्थान पर स्टोर कर दिया जाए जिससे कि वो टमाटर खराब ना हो पाए और वो अगले 6 महीने तक इस्तेमाल होता रहे, तो फिर हमारी टमाटर की कीमत, सही कीमत हमें सही समय पर मिलती रहेगी। उससे कंज्यूमर को भी फायदा रहेगा कि कंज्यूमर को बहुत महंगी कीमत नहीं देनी पड़ेगी, 100 रुपए किलो टमाटर नहीं खरीदना पड़ेगा,
और जो प्रोड्यूसर है उसको भी फायदा है कि उसे 5 रुपए किलो अपना टमाटर नहीं बेचना पड़ेगा। तो ये जो वेरिएशन है फसल का, इसे हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के द्वारा सही कर सकते हैं अगर हम इन पर काम करें तो। इसके बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसे हम कल करेंगे, ठीक है। आप लोगों का अभी तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। आसान है ये, है ना, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पर आप लोगों को करना होगा, बस इतना मैं कहूंगा। देखो कि आप लोगों को करना होगा। एक दिन देखो हमने कितनी देर पढ़ी है अभी, 1 घंटे में हमने लगभग, जिसमें कि हमने बहुत स्लो कर रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, इधर की उधर की बात कर रहे हैं, तो हमने 1 घंटे में ये पूरा पढ़ लिया। अगर इसे ढंग से पढ़ोगे 1 घंटे का भी नहीं है ये बजट है, ये कितनी देर लगनी चाहिए, 1 घंटे का काम नहीं है ये। तो आप लोग फिर, अब ये बात मैं दोबारा से देखो, बहुत उससे आपसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो इसको महत्वपूर्ण चीज को समझो कि आपको पढ़ना है, आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, अपने समय को वेस्ट मत करो। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, पर वो डिसीजन तभी पूरा हो पाएगा जब आप उसके लिए अपने आप को तैयार करोगे और उसके लिए मेहनत करोगे। मेहनत करने की एक आदत रखो। देखो अच्छा, हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही बात के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ आप लोग बोलो। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स किसे कहते हैं, मतलब वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन पूरा बताओगी सेंटेंस वैसे मतलब? सर मैं करंट अफेयर में जो पीसीए था, पब्लिक अकाउंट कमेटी था, तो उसमें उसका मेजर फंक्शन में दिया था कि स्क्रूटिनीज एंड एग्जामिनेशंस ऑफ अकाउंट दिया था कि इट स्क्रूटिनाइज द एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई नहीं आ रहा था, ये क्या था? तो मुझे एक काम करो कि वो है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का अलग अलग जगह, बैंकिंग में एप्रोप्रिएशन का मतलब एक होता है जिसमें हम किसी के पैसे को एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, वो भी एक मतलब है। जिस कॉन्टेक्स्ट में तुम बात कर रही हो वहां पर एप्रोप्रिएशन कुछ और है। यहाँ पर जो सरकार के अंदर कुछ एप्रोप्रिएशन का काम होता है, तो तुम मुझे वो स्क्रीनशॉट या कुछ भी भेज दो और कल मुझे क्लास में याद दिला देना, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके सर। ओके। और कुछ सर वो फॉर्म और करिकुलम बनाने को याद दिलाना था ना? हाँ, वो फॉर्म मैंने लिंक एक बार भेज दिया है, आप ग्रुप में शेयर कर देख लेना। उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, होना चाहिए अभी उसमें, और तभी मैंने इसलिए उसमें डाला है, तो एक बार आप देख लेना। करिकुलम मैं आज तक भेज दूंगा। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज के लिए, उनके समझ के लिए आप लोगों को बस ये बताना है कि हम लोग जो है एक डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक आइडिया, जो मैं आप लोगों से शायद पहले भी रफ स्केच कभी शेयर करता रहा हूँ, उसके बारे में 1 मिनट में बात करूंगा कि हम लोगों के पास, हम लोग ये सभी समझते हैं, समझना चाहिए कि एक व्यवहारिकता है, रियलिज्म है कि हमारी जो मांग है, रोजगार की जो मांग है वो बहुत बड़ी है। इस समय हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये सब लोग, आप लोग ज़्यादा जानते हो कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में करीब ऐसे 70 करोड़ बच्चे हैं, 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 25 साल से कम है। अब इन सबको रोजगार की आवश्यकता होगी, तो इनको जिनको रोजगार की आवश्यकता होगी उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सरकारी नौकरी एक संभावना हो सकती है, परंतु उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो जो जिस आइडिया को लेकर ये मैंने पूरा मुहिम काम शुरू किया था वो थी उद्यमिता, कि हमें उद्यमिता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हम बार बार समय समय पर इस पर बात करते रहते हैं, बिजनेस लगाएं, इनोवेशन करें, अपने आप पैरों पर खड़े हों, औरों के लिए रोजगार देने के लिए तैयार हों। तो उसका एक प्रॉपर स्कूल के फॉर्मेट में, जैसे हम कोचिंग में पढ़ते हैं, इसी तरीके से उस एंटरप्रेन्योरशिप की भी हम पढ़ाई करें और अपने आप को तैयार करें उद्यमिता के लिए। ऐसा एक स्कूल डैन फैमिली के माध्यम से मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप साथी दीपक उस मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसे चलाने का, उस पर काम कर रहे हैं।
हम लोग 15 मार्च को उसकी शुरुआत करेंगे और इस बीच में हम तरह तरीके के इवेंट्स भी उससे रिलेटेड करेंगे। तो अगर आप या आपका कोई साथी जिसे लगता हो, परंतु हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जो सीरियसली अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काम करना चाहते हो, तो उनको उनकी पहचान करना चाहते हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप दीपक को सूचित कर सकते हैं, दीपक से चर्चा कर सकते हैं, दीपक आपको इसके बारे में और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दीपक? और दीपक आप जो सारी इंफॉर्मेशन हो वो सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड डे। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।